नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर। इसके पहले दो वीडियो पड़े हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यूपी का स्पेशल जो है करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप पर इस वीडियो से देखने पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लें, और ये भी देख सकते हैं डायरेक्ट, उससे लिंकअप नहीं है, बट तीनों ही करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। आइए शुरू करते हैं। यूपी में लेदर पार्क। यूपी सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक लेदर पार्क का विकास करने जा रही है। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो शायद लोग या कानपुर या आगरा इन दोनों में से लगाएंगे, बट याद रखिएगा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लेदर पार्क जो है नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में विकसित करने जा रहा है। आगे देखते हैं, जिसमें जूते, लेदर से बने फैशन के सामान और अन्य सामानों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यूपी के कानपुर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया गया है। और चमड़ा निर्यात परिषद CLE के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में करीब 100 एकड़ में विकसित होने वाले इस पार्क के जरिए 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और साथ ही करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला ये लेदर पार्क पश्चिमी यूपी का पहला लेदर मर्चेंडाइज हब होगा। यूपी में टेक्सटाइल पार्क। यह पार्क लखनऊ हरदोई के बीच करीब 1000 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। यह प्रोजेक्ट वस्त्र उद्योग से जुड़े सारी सुविधाओं को एक स्थान पर मुहैया कराया जाएगा। PM मित्र योजना के तहत 21-22 में के केंद्रीय बजट में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, यूपी में कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ आज जो है टेक्सटाइल उद्योग के हब बन चुके हैं। यूपी में निजी औद्योगिक पार्क। राज्य के आर्थिक विकास में औद्योगिक की भूमिका बढ़ाने और बेहतर आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अपनी कई जिलों में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर बने इन पार्कों को लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज शामिल हैं। प्रमुख निर्यातक राज्यों की सूची में यूपी। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही यूपी के लगभग 100 उत्पादों को दुनिया के अलग 31 देशों में निर्यात किया जाएगा। ये सभी उत्पाद यूपी के 15 अलग अलग क्षेत्रों में होंगे और इसके लिए एक सारथी ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये जो सारथी ऐप है, पूछेगा कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये है एक जो मंत्री हैं सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गौरतलब यूपी लेदर, टेक्सटाइल, ग्लासवेयर, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और कपड़े के साथ ही कालीन का प्रमुख निर्यातक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग पॉज करके बीच में पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि क्या है अपना जो भी विविध में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग 2015 से 7 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा जो 7 अगस्त को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत 1905 में कलकत्ता के टाउन हाल से 7 अगस्त को विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इसी दिन से जोड़कर भारत के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है,
हथकरघा उद्योग के तहत वाराणसी की साड़ियाँ, जामदानी, जामावर, ब्रोकेड, तंछुई, जंगला एवं बूटीदार की परंपरागत बुनाई शैली, कानपुर के रेडीमेड वस्त्र, गोरखपुर, मेरठ, अमरोहा के बेडशीट और बेड कवर, सीतापुर, वहीं मिर्ज़ापुर और आगरा के ऊनी और सूती दरिया, अलीगढ़ के दरेट, बाराबंकी का स्टॉल और मऊ रानीपुर की शर्टिंग, मेरठ और टांडा की लुंगी, मऊ और आजमगढ़ की साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल के कपड़े। हमारे यूपी की बुनाई शैली, विविधता और यहाँ की उत्कृष्टता के शानदार नमूने जो देश विदेश में खूब मशहूर हैं। भवानी पेपर मिल जो है रायबरेली ज़िला के 1979 में बनी यहाँ की श्री भवानी पेपर मिल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रयासों से चल रही ये मिल अब बंद होने जा रही है। 1989 में इलाहाबाद की टंडन फैमिली ने इस मिल की नींव रखी थी। 40 एकड़ में फैली इस मिल में साल 1982 से 1983 के बीच प्रोडक्शन शुरू हो गया था। और देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ठीक है। कृषि जो है बनास काशी सकुशल परियोजना। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है, ये पूछा जाता है। यूपी में डेयरी उद्योग के विकास के लिए बेहतर और अवसरों को देखते हुए वाराणसी में बनास काशी संकुल परियोजना की नींव रखी गई है। पूर्वांचल में रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से स्थापित 475 करोड़ की परियोजना जो है शुरू किया गया है। डेयरी प्लांट लगाया गया है। यूपी में चीनी उद्योग जो है ये शुरू है। यूपी सरकार ने प्रदेश में गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए इस वर्ष प्रतिवर्ष किसान प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति की सीमा को बढ़ा दिया है। ये इम्पॉर्टेंट है। यूपी में मेथा उत्पादन। यूपी में जो है मेथा यानी पिपरामेंट की खेती खूब की जाती है। बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर जैसे हमारे यूपी के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ इसका उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। जो लोग इस ज़िलों में होंगे या आसपास के ज़िलों में उनको आसानी से पता होगा। यूपी का बदायूं ज़िला तो पिपरामेंट की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। बदायूं के मेथा से बने उत्पाद जर्मनी, चीन, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस जैसी जगहों पर निर्यात किए जाते रहे हैं। कोरोना ने इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया है। वैश्विक मंदी के चलते मांग में कमी आई और जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था। पिपरामेंट की खेती किसान रबी और खरीफ फसल के बीच मई से सितंबर के दौरान जायद फसल के रूप में करते हैं। ये 3 महीने की फसल होती है, लेकिन इसमें उच्च लागत, गहन तकनीक और मेहनत के साथ साथ मौसम का भी मिलना आवश्यक है। पिपरामेंट के तेल का इस्तेमाल दवाएं, सौंदर्य उत्पाद, साबुन, टूथपेस्ट के साथ ही अन्य कई उत्पादों में किया जाता है। 2019 के एक शोध के अनुसार भारत के कुल 250,000 हेक्टेयर ज़मीन पर पिपरामेंट की खेती होती है। भारत में इसका कुल उत्पादन लगभग 520,000 मीट्रिक टन के आसपास होता है। इसके अलावा भारत हर साल लगभग 35,000 से 40,000 तक मेथा ऑयल का उत्पादन करता है। दूसरे राज्य गुजरात और पंजाब में भी पिपरामेंट की खेती होती है। अच्छी कमाई होने की संभावना के चलते मेथा का रकबा हर साल बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए सरकार की ओर से पिपरामेंट मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया है। सनफ्रीज। यूपी के एक ज़िले में शासन ने 11 लाख मीट्रिक टन आलू पैदावार का लक्ष्य रखा था और 50,000 हेक्टेयर में किसानों ने लक्ष्य से ज़्यादा 14,45,986 मीट्रिक टन पैदावार की। और पूर्वांचल में रहने वाले किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिकों ने सोलर एनर्जी के चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज का एक मॉडल विकसित किया है, जिसके तकनीक का पूरा नाम पूसा फार्म सनफ्रीज रखा गया है। ठीक है, तो
जो पूछा जाए कि ये क्या है सन फ्रीज, तो जो एक कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, सोलर एनर्जी बेस्ड कोल्ड स्टोरेज है जिसका नाम रखा गया है सन फ्रीज, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है। पहले इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, लेकिन मौजूदा समय में इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और यह बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान समेत खेती क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन, अनुसंधान प्रबंधन शिक्षा के लिए परिषद का एक सर्वोच्च निकाय है। व्हीट ब्लास्ट रोग पर BHU की खोज। व्हीट ब्लास्ट रोग जो है गेहूं में लगता है, ये पूछा जाता है कि जो व्हीट ब्लास्ट रोग है ये मतलब किस में लगता है। तो जैसे कई चीज़ों का नाम दे देगा, बाजरा, गेहूं, इस तरह से। तो आपको याद रखना होगा कि जो व्हीट ब्लास्ट है ये गेहूं में लगता है। बांग्लादेश में गेहूं के ब्लास्ट रोग की खूब चर्चा है। बांग्लादेश में 15,000 हेक्टेयर खड़ी गेहूं की फसल को सिर्फ इसलिए जलाना पड़ा था क्योंकि वहां पर व्हीट ब्लास्ट की बीमारी फैल गई थी। भारत में इसका कोई असर दिखे इससे पहले ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक की 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी प्रजाति विकसित की है जो देश को बांग्लादेश के व्हीट ब्लास्ट बीमारी से बचाएगी। गेहूं के इस नए फसल इस बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह गेहूं की पूर्णतः ब्लास्ट रोधी प्रजाति है। अब बांग्लादेश से सटे भारत के राज्यों में इस प्रजाति के गेहूं को उगाकर इस बीमारी को भारत आने से रोका जा सकता है। आगे देखते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि व्हीट ब्लास्ट जो रोग है वो गेहूं से संबंधित है और इससे ज़्यादा जो प्रभावित देश था वो कौन सा था? बांग्लादेश। यूपी में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जो कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, ठीक है, याद रखने वाली बात है। और 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करने वाली जिम्मेदारी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली BHU के कृषि विज्ञान संस्थान ने निभाई, ठीक है। यूपी सरकार अब पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इस फैसले के बाद यूपी के सभी 827 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत होगी और माना ये जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड बनने से हमारे यूपी में 9 लाख पशुपालकों को सीधे तौर पे इसका लाभ मिल सकेगा। अब देखते हैं मॉडर्न मछली केंद्र पूर्वांचल। वर्ष 2020-21 के डेटा के मुताबिक यूपी में 7.46 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है, जिसमें यूपी के पूर्वांचल की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है, लगभग 47%, मध्यांचल 21% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 18%। बुंदेलखंड जो है मछली उत्पादन में 14% हिस्सेदारी था। आगे देखते हैं। फलों और सब्जियों के उत्पादन में जो है भारत की जलवायु विविधता फल और सब्जियों की लगभग सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। यह चीन के बाद विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। चीन में सबसे ज़्यादा फल होते हैं, फिर भी वहाँ के लोग मीट मांस ज़्यादा चॉइस करते हैं खाने के लिए। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार यूपी देश में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। यद्यपि यूपी सब्जी उत्पादन में सबसे पहले ही टॉप कर रहा है और बीते कुछ सालों में यूपी की जगह पश्चिम बंगाल ने ले ली और इस पर जो दोबारा से यूपी पहले स्थान पर पहुंच गया। आम, अमरूद और आंवले का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है। आम उत्तर प्रदेश की मुख्य बागवानी फसल है। प्रदेश में लगभग 40 से 45 लाख मीट्रिक टन आम उत्पादित होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 43%। उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रयागराज, कौशाम्बी जिले देश के सबसे महत्वपूर्ण अमरूद उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं और आंवले के उत्पादन में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर अग्रणी उत्पादक हैं।
प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के कुल आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ की कुल भागीदारी का 80% है। अब आगे देखते हैं कि खाद्यान्न उत्पादनों में जो यूपी का स्थान है। यूपी क्षेत्रफल के नज़रिए से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और यूपी से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्यों का राजस्थान जो है 3,42,239 वर्ग किमी, मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किमी और फिर महाराष्ट्र जो है 3,07,713 वर्ग किमी है। यूपी का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर के में समझें तो यूपी जो है 241 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। आगे देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 भारत में वनों की स्थिति पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई 17वीं रिपोर्ट, जिसे सर्वाधिक ये मतलब इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पूरा, देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वनावरण जो है 14,817 वर्ग किमी है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 है। 2019 के वन रिपोर्ट के तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट तुलना जो है 12.24 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि जो है +49.92 वर्ग किमी है और सर्वाधिक कमी जो सोनभद्र में है -103.54 वर्ग किमी हुई है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल झाड़ी का जो क्षेत्रफल है 563.38 वर्ग किमी है, जो कुल भागों का क्षेत्रफल का लगभग 0.23 है %। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। भदोही का जो एक और नाम है संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का क्रम जो है सोनभद्र है, चंदौली है, चित्रकूट है, पीलीभीत और श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों के क्रम भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं और मऊ है। यूपी के रामसर स्थल, ये पीसीएस के लिए तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। रामसर साइट से तो क्वेश्चन आ ही जाता है। वैसे अदर एग्जामों में भी रामसर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैव विविधता से दुनिया भर के लुभाने वाले हमारे यूपी के बिजनौर में मौजूद हैदरपुर वेटलैंड को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वीं रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। ये रामसर साइट जो होता है ना, मतलब एक पानी का समझिए झील जो होते हैं, उसमें कई क्राइटेरिया निर्धारित किया होता है। तो वो किसको रामसर साइट बोलेंगे, उसके लिए कई क्राइटेरिया बने हुए हैं। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत आने वाला हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ था और ये कुल 6,908 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हैदरपुर वेटलैंड कई जानवरों और पौधों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है, जिसमें पौधों की 30 से अधिक प्रजातियाँ, पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ, जल पक्षियों की 102, मछलियाँ 40 से और 10 से अधिक स्तनपायी प्रजातियाँ भी शामिल हैं। यहाँ वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त कई प्रजातियों का भी घर है, जिसमें गंभीर रूप से संकटतापन, घड़ियाल, लुप्तप्राय होंग हिरन जो है ये सब हैं, ये गोल्ड महासीर प्रमुख रूप से शामिल हैं। आगे देखते हैं। हैदरपुर वेटलैंड जो है 25,000 से अधिक जल पक्षियों के लिए शरण स्थल के साथ ही स्थानीय समुदाय में आजीविका के मदद करता है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। ईरान का एक शहर है जहाँ जिसका नाम रामसर है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को 1971 में, ठीक है।
इसमें शामिल राष्ट्रों ने वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित समझौता किया था, जो 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया था। रामसर जगह का नाम होने के नाते इसलिए इसको रामसर साइट बोला जाता है। जो भी है मतलब जो भी स्थान चूज किया जाता है उसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। रामसर स्थल की परिभाषा के अनुसार वेटलैंड एक ऐसा स्थान है जहां वर्ष में कम से कम 8 माह पानी रहता है और 2000 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती है। उसे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड कहा जाता है। जबकि किसी वेटलैंड साइट को रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया हो उसे रामसर स्थल कहा जाता है। रामसर स्थल का उद्देश्य ऐसे आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड वाले इलाकों का संरक्षण करना है। रामसर स्थल विश्व के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में विश्व में 24,000 से अधिक रामसर स्थल हैं जो 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। विश्व में पहले रामसर स्थल की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप था। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट्स है, 175 हैं सबसे ज़्यादा। और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद करने वाली चीज़ है। वैसे ये फैक्ट पूरे याद करने वाली है क्योंकि 2 फरवरी जो है 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। यूपी में मौजूद रामसर स्थल हैं ऊपरी गंगा नदी, फिर दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य और चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, 5वां है समन पक्षी अभयारण्य, 6ठा है भारतीय अरंगा अभयारण्य और सरसई नावर झील। सूर सरोवर या कीथम झील जो है, सूर सरोवर या कीथम झील ये पूछता है। और रामसर स्थल के रूप में हैदरपुर वेटलैंड का नाम चयन किया गया है, जो 9वां है यूपी का वेटलैंड। भारत के 2 और नए वेटलैंड को रामसर स्थल में घोषित किया गया है, जो कि गुजरात के जामनगर में मौजूद खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और यूपी के संत कबीर नगर में मौजूद बखीरा अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में कुल 49 रामसर स्थल हैं, जिसमें कुल 10 रामसर स्थल हमारे यूपी से हैं। यूपी के संत कबीर नगर जिले में मौजूद बखीरा अभयारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पक्षियों की 80 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं और बखीरा अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे के जरिए पलायन करने वाली कुल 25 से अधिक प्रजातियों के लिए सर्दियों के दौरान आवास प्रदान करता है। आगे देखते हैं, यूपी का पहला स्मोक टावर जो है नोएडा में बनाया गया है। ये यूपी की फिल्म सिटी भी यहीं पे बन रही है। सेक्टर 14 को प्रदूषित नोएडा की फिल्म सिटी समेत 14 सेक्टर को प्रदूषित हवा से छुटकारा मिल जाएगा और जो है अक्टूबर से फरवरी मार्च के पीक टाइम में भी आँखों में जलन नहीं होगी और सांस लेने में होने वाली परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। नोएडा अथॉरिटी जल्द ही DND फ्लाईओवर पर यूपी का पहला स्मॉग टावर लगाने जा रही है। गौरतलब रहे कि अक्टूबर से फरवरी मार्च तक वायु प्रदूषण के चलते नोएडा समेत दिल्ली NCR में सांस लेने की तकलीफ़ें होती है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको फीलिंग हो जाती है, देखने को ऐसा मिलता है। उस समय वायु प्रदूषण चरम पर होता है। नोएडा में बनने वाले स्मॉग टावर्स में हवा छानने वाले 10,000 फिल्टर लगे होंगे जो हवा छानेंगे और 40 बड़े पंखे लगेंगे जो साफ़ हवा बाहर फेंकेंगे। इस तरह के स्मॉग टावर से करीब एक किमी के दायरे को हवा से साफ़ किया जा सकेगा। अब यूपी का प्रजाति जो है भारत में बड़े मुश्किल से देखने को मिलती है और 2016 में उल्लू की ये प्रजाति इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में हैं। ये पक्षियां हैं उल्लू।
यूपी में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यूपी की राजधानी लखनऊ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया। यूपी के हिस्सा लेने के लिए देश भर में कई नामी विशेषज्ञ लखनऊ आए। 9 अलग अलग सत्रों में विशेषज्ञों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में लायन सफारी के तर्ज पर पहला काऊ सफारी जो होगा, यह उत्तर प्रदेश के इटावा की लायन सफारी के तर्ज पर जालौन में एक जो काऊ सफारी बनाने की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कार्य शुरू कर दिया गया है। जगह का नाम याद रखिएगा, जालौन जिला। जालौन में क्या बनेगा? काऊ सफारी। जिले के नवीन गल्ला मंडी के पास रंगोली में बंजर पड़ी वन विभाग की ज़मीन पर इसकी आधारशिला रखी जाएगी। दायरा 300 से 400 हेक्टेयर के बीच तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के लिए गौशाला निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश गोवंश संचालन किया जा रहा है। इसके तहत गौशाला खोलने पर अनुदान प्रदान किया जाता है, जो कि प्रति गाय 30 रुपये है। देश की पहली बायोडिग्रेडेबल ग्रीन कैंटीन। कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश के पहले ग्रीन कैंटीन की शुरुआत की गई है। ये जो कानपुर में है, और इस ग्रीन कैंटीन में इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन जो है, सामग्रियाँ पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होंगे। और यहाँ पर इस्तेमाल हो रही प्लेट, चम्मच और गिलास सहित सभी उपयोग में लाने वाले बर्तन गन्ने की खोई से तैयार किया जाएगा। जो यहाँ पे मतलब प्लेट होंगी, जो बर्तन होंगे, वो सब गन्ने की खोई से बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। ये देश के पहले बायोडिग्रेडेबल ग्रीन कैंटीन जो है कानपुर के गन्ना राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में है बना हुआ। कानपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क। पानी का महत्व समझाने के लिए अब कानपुर में एक अनोखा और बेहद खास पौधा लगाया गया, जो खुद ही हाथ पैर हिलाकर आपको पानी का महत्व समझाने वाला है। लोग इसे टॉकिंग ट्री के नाम से भी जान रहे हैं। ये टॉकिंग ट्री अपनी जगह ही रहते हैं। वे अपनी टहनियों को हिलाकर अपने अंदर से आवाज़ निकालेगा और लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाएगा। साथ ही एक रोबोट पानी का महत्व बताते हुए इसे बचाने के तरीका बताएगा। और पार्क में आए हुए बच्चों के मनोरंजन के साथ ही पार्क में आए हुए लोगों से भी बातें करेगा। कानपुर में बनने वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क में यह मनोहर दृश्य दिखाई देंगे, जिसे शुभारंभ की तैयारी कर ली गई है। ये पार्क उत्तर प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है और ये कानपुर में बन रहा है। यूपी के कानपुर में यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2021 को मिली मंजूरी। और जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम मीटिंग उत्तर प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2021 की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कला एवं संस्कृति। बटेश्वर पशु मेला, ये बहुत बार पूछा हुआ है। बटेश्वर पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो याद रखिएगा, जो बटेश्वर पशु मेला है वो आगरा ज़िले में यमुना नदी के किनारे भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले की शुरुआत हुई है। और ये मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत और जैन ग्रंथों में बटेश्वर का जिक्र हुआ है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जगह भगवान शिव से संबद्ध है। यहाँ पर एक बार भगवान शिव ने बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया था और ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ को संस्कृत में बट के नाम से जानते हैं और इसी के चलते इसका जगह का नाम बटेश्वर पड़ा। बटेश्वर जहाँ मौजूद मंदिरों के लिए भी खूब प्रसिद्ध है। भदावर डायनेस्टी में आज से करीब 400 साल पहले राजा वंदन सिंह भदौरिया ने यहाँ कुल 101 मंदिरों का निर्माण कराया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, जो नदी के किनारे अर्धचंद्राकार वक्र की तरह नदी के किनारे लाइन से बने हुए थे। बटेश्वर में ही 22वें तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ पैदा हुए थे और इस कारण से ये स्थल हिंदुओं और जैनों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र है। यमुना और शहरीपुरा के तट पर 40 से 42 मंदिर हैं। इसमें से
भी करीब 20 मंदिरों की पूजा अर्चना की जाती है। बटेश्वर मेले की तुलना राजस्थान के पुष्कर मेले से की जाती है और जहां पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। यूपी माटी कला मेला 2021 यूपी माटी कला बोर्ड की एक नई वेबसाइट जो है शुरू की गई है। माटी कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का स्तरीय माटी कला पुरस्कार देता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय माटी कला पुरस्कार के रूप में 40,000 की धनराशि प्रस्तावित कर ट्रॉफी दी जाती है। गोरखपुर खिचड़ी मेला ये काफ़ी फेमस है, जो लोग गोरखपुर के होंगे वो लोग जान भी रहे होंगे। यहाँ पे काफ़ी जिस दिन खिचड़ी मेला रहता है उस रात में ही लोग चले जाते हैं और पूरा 1 महीने तक यह मेला चलता है। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर को नाथ पीठ गोरक्ष पीठ का मुख्यालय भी माना जाता है और मंदिर परिसर में मकर संक्रांति के दिन से महीने भर तक चलने वाला खिचड़ी मेला का यहाँ प्रमुख आयोजन है। इसका शुमार उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में होता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल अन्य जगहों से लाखों लोग गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ के ऐतिहासिक चौथी मेले का आयोजन हुआ और गोकर्णनाथ जो है ऐसी छोटी गोकर्णनाथ जो है ऐसी जिसे छोटी काशी या गोला भी कहते हैं, यहाँ पे चैती मेला काफ़ी दूर दूर तक विख्यात है। ठीक है, ध्रुपद मेला जो है प्रत्येक साल फरवरी और मार्च महीने में आयोजित किया जाता है, जिसे भाग लेने और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए पूरे वर्ष में प्रख्यात संगीत कलाकार आते हैं। 48वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले में बनारस में युवा बांसुरी वादक हरि प्रसाद पौंडवाल और ध्रुपद गायन डॉक्टर मधुचंदा और बांसुरी वादक सनीश ग्यावली, सितार वादक बीरसी डॉक्टर सुप्रिया शाह और ख्यात ध्रुपद गायक ऋतिक सन्याल ने अपनी मनोहर प्रस्तुति दी। आगे देखते हैं, ये घराना थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हम लोगों को, क्या है घराना। तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा आदि ध्रुपद शैली के गायक थे। वर्तमान प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में डांगर बधू और अभय नारायण मलिक, विदुर मलिक इत्यादि हैं। संगीत की ध्रुपद शैली की 4 शाखाएं हैं, जिन्हें बानी कहा जाता है: खंडार, नौहार, डागुर तथा गौड़हार। तलवंडी घराना ये इसके अंतर्गत जो आते हैं खंडार बानी। यह बानी बेसरा गीत से मिलती जुलती और इसमें तेज लय वाली गमक का अधिक प्रयोग किया जाता है। तानसेन ने इस बानी को सेनापति माना है। बेतिया घराना जो है नौहार बानी, इस बानी में अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्वर गमक के साथ एक विशेष ढंग से लगाए जाते हैं। तानसेन इसी श्रेणी के पदाधिकारी माने जाते हैं। तो पूछा गया कि तानसेन किस घराने के हैं, तो बेतिया घराना। डागरी घराना जो है डागुर बानी, इसमें भिंड एक विशेष प्रकार से लगाई जाती है, जो गमक का भी बहुत सुंदर और कलात्मक प्रयोग किया जाता है। तानसेन के गुरु हरिदास स्वामी इस घराने से संबंधित है। दरभंगा घराना गौंडहार बानी इस शुद्ध हिंदुस्तानी संगीत का परिचायक माना जाता है। तानसेन इसे संबंधित बानियों का राजा माना जाता है। इसमें मींड का अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यूपी के एटा में 1500 साल पुराने मंदिर की खोज हुई है। यूपी के बदायूं में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कि गुप्त काल के बाद कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये पुरातात्विक अवशेष हिंदू मंदिर की मूर्तियों के टुकड़े और प्राचीन ईंट के रूप में बदायूं जिले के खेड़ा जलालपुर गांव में एक टीले में मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार ये अवशेष 7 से 8वीं शताब्दी के बाद के हैं। इनका संबंध आज के करीब 1300 से 1400 साल पहले माना जा सकता है। बदायूं के बारे में 11वीं सदी के एक अभिलेख से पता चलता है कि इस नगर का नाम पहले बोदाम
होता था। बाद में बदायूं का पांचाल देश के नाम से जाने जाने लगा और यहीं पर पांचाल देश के राजा ध्रुपद की पुत्री के रूप में द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों